हेलो दोस्तों, कैसे हैं। शेखर सर की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में सौर मंडल के बारे में लेके आया हूं और आपको दिख रहा होगा इसमें सूर्य दिख रहे हैं, बाकी आपके ग्रह दिख रहे हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर आपका ये छोटे छोटे आपको इसमें पिंड दिख रहे हैं गोल गोल, ये इनको ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर जो परिक्रमा लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं, और ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। तो सौरमंडल के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। सौरमंडल का जो मुखिया होता है उसको सूर्य कहते हैं अपन, ठीक है। और सूर्य भी क्या है, तारा है। तो जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है कि सूर्य है, बाकी आपके ग्रह हैं और छोटे छोटे आपके ग्रह के बीच में ये कुछ पत्थर टाइप के जो चक्कर लगा रहे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन अपन लेने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सूर्य एक तारा है और बाकी सब इसमें क्या है, ग्रह है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सौरमंडल है। सौरमंडल में आपका जो सूर्य है और सूर्य के अलावा ये बाकी ये क्या है, ग्रह है। ये आपके क्षुद्र ग्रह हैं, ये लाइन जो गई है वो क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। तो सूर्य है और बाकी क्या है, आपके ग्रह हैं। तो ये कंप्लीट एक बनाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, सौरमंडल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात क्लियर हुई आपका पहला पॉइंट, ठीक है। इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि सूर्य में खुद की ऊष्मा होती है, ग्रह में खुद का प्रकाश नहीं होता है या उपग्रह में खुद का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य एक तारा है और इस तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, और उसका जो प्रकाश किस लिए कैसे मतलब जनरेट होता है, वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। इसमें ये गलत लिखा हुआ है, संलयन आप सही कर लेना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये संलयन आप उसको सही कर लेना, संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन और हीलियम है वो मिलके क्या बनाते हैं, आपका न्यूट्रॉन जनरेट करते हैं और न्यूट्रॉन से चेन आगे बढ़ती है और हाइड्रोजन और हीलियम मिलते रहते हैं और इससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा आपकी निकलती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपका जो सूर्य है उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और उससे क्या है, इसकी जो एनर्जी वो निकलती रही है, प्रकाश निकल रहा है और इससे सारे ग्रह आपके क्या है, हमारी पृथ्वी को ही प्रकाश मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सूर्य क्या है, जो मुखिया मैंने बोला है, और बाकी के 8 ग्रह हैं। प्लूटो को हटा दिया गया था तो 8 ग्रह बचे हैं टोटल, पहले 9 थे अब 8 हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, आगे और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सौरमंडल में कुछ उल्कापिंड और धूमकेतु भी होते हैं और किस तरीके के होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में। ये आपको मैंने उल्कापिंड दिखाने की कोशिश की है। उल्कापिंड इस टाइप से होते हैं जो कि मतलब कुछ नहीं है, बड़ा सा पिंड होता है, मतलब पृथ्वी कंपेरिजन तो छोटा ही होगा, और ये आपका तैरता रहता है अंतरिक्ष में, और जिस तरीके और फिर किसी भी ग्रह के वायुमंडल के प्रभाव में आके, उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आके वो उसकी तरफ खिंचता है या उसके आसपास से गुजरता है, ठीक है। तो ये उल्कापिंड है आपका। आगे धूमकेतु भी देख सकते हैं, ये एक पुच्छल तारे की तरह दिख रहा है यहाँ पे, ये धूमकेतु, ठीक है। आगे और कुछ और फैक्ट्स अपन देख सकते हैं इसके बारे में। ये धूमकेतु को यहाँ पे दिखाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य के दिखने वाला जो भाग होता है, मतलब जो बाहर से जो दिखता है, उसको अपन फोटोस्फीयर कहते हैं। और फोटोस्फीयर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। जैसे जैसे सूर्य के आंतरिक भाग में बढ़ते टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है, काफ़ी गर्म होता है सूर्य। तो ये आपको दिखाने की कोशिश की है। तो जो आपका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दिखने वाला भाग, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका फोटोस्फीयर, ठीक है, प्रकाश मंडल। आगे बढ़ते हैं। विद्युतीकरण विकिरण के कारण सूर्य ज्वाला निकलती है, ठीक है, जो इतनी शक्तिशाली होती है कि पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके धरती तक आ जाती है। मतलब वायुमंडल को भेद कर हमारे पास प्रकाश आ जाता है। इतना मतलब शक्तिशाली मतलब विकिरण होता है। अब विकिरण क्या होता है, जो बिना किसी माध्यम के चल पाए। देखो अंतरिक्ष में कोई तो माध्यम है नहीं, वहाँ पे वायु है नहीं, निर्वात है पूरा। वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ अगर जाती तो अपने आप तैरती है। तो निर्वात में भी जो गमन कर पाए प्रकाश, ऐसी किरणें प्रकाश पुंज जो निर्वात में भी मतलब क्या कर पाए, गमन कर पाए, वो क्या होता है आपका विकिरण होता है, ठीक है। और मतलब अप्रॉक्स 800 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर इसका हो, ठीक है, तब जाके कोई वस्तु है अगर वो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर अगर उसका होता है तो उसमें से क्या है, जो प्रकाश निकलता है, ज्वालाएं निकलती हैं, उसी को अपन विकिरण कहते हैं, और जो कि निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो आपका जो सूर्य है, और आपको दिख रही होगी पृथ्वी, और छोटा सा चंद्रमा भी इसमें नजर आ रहा होगा, ठीक है। चंद्रमा एक आपका उपग्रह है पृथ्वी का, नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह।
हाँ, अरोरा लाइट्स के बारे में आपको बताते हैं कि सूर्य ज्वाला का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है तो कुछ प्रकाश एक साथ रंगों का टाइप से मतलब चमकता है, अलग प्रकाश से रोशनी देता है। इसको अपन अरोरा लाइट्स कहते हैं। आपको पता होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में मतलब कि इंडिया के दक्षिण में श्रीलंका और उसको और नीचे बढ़ते जाएं तो आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मिलता है। तो दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो दक्षिणी साइड इंडिया के दक्षिण में क्या मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए अरोरा ऑस्ट्रियोलिस दक्षिणी ध्रुव में जो लाइट होती है उसको बोलते हैं। और ठीक है, और एक और होता है अरोरा लाइट, वो उत्तरी ध्रुव में होती है। तो ये आपको दिख रहा होगा फिगर, इस टाइप से आपकी लाइट दिखती है, कलरफुल दिखती है। ठीक है, तो अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस होती है। तो अरोरा बोरियोलिस होता है आपका कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव में होता है। और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहाँ पे होता है? आपका दक्षिणी ध्रुव में होता है। तो इस टाइप से आपकी जो लाइट्स दिखती हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है दोस्तों, तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस के बारे में हमने आपको बताया। ये आपका ऑस्ट्रियोलिस है दक्षिणी ध्रुव में, इस टाइप से आपका दिखाई देता है। सूर्य कलंक के बारे में बताते हैं। तो देखिए, जो सूरज का टेम्परेचर है तो बढ़ता है तो क्या है, मान लीजिए आसपास के अगर दो स्थानों के बीच में लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस का अगर गैप हो जाए तो लगभग 11 वर्षों तक टेम्परेचर बढ़ता है और नीचे घटता है अगल बगल वाले क्षेत्र। तो अंतर होना चाहिए 1500 डिग्री सेल्सियस का। तो जहाँ का टेम्परेचर कम होता है तो वो वाला हिस्सा क्या है, थोड़ा सा आपका थोड़ा सा कम लाइट देगा, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रकाशमान होता है। तो कम प्रकाशमान वाला जो क्षेत्र है वो काला सा नज़र आता है, धब्बा टाइप का नज़र आता है। तो ये प्रक्रिया लगभग 22 साल तक चलती है। उसमें 11 वर्ष उसमें से क्या स्पॉट बनता है और फिर 11 वर्ष वो बिगड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो स्पॉट बनता है उसको क्या बोलते हैं, अपन सूर्य कलंक कहते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, उसमें कई सारे ब्लैक आपके स्पॉट दिख रहे होंगे ये सूर्य के। तो उसमें ये जो साइकिल होता है वो जो टोटल 22 वर्षों का होता है, उसमें 11 साल तक वो क्या स्पॉट बनता है, फिर 11 साल में वो बिगड़ता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सूर्य कलंक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सूर्य ग्रहण जब होता है तो आपको पता है सूर्य ग्रहण कैसे होगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई क्या आ जाए, उपग्रह या ग्रह आ जाए, तो इससे क्या है, सूर्य अपन को क्या है दिखाई नहीं देता है, उसको सूर्य ग्रहण कह देते हैं। अब सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसका जब भी सूर्य ग्रहण से वो हटता है तो थोड़ा सा सूर्य का हिस्सा हमें जब दिखने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डायमंड रिंग, तो वो चमकता है। ठीक है, तो ऊपरी हिस्सा चमकता है और बीच का हिस्सा पूरा ब्लैक रहता है, तो ऐसा लगता है कोई रिंग बन गई हो। ठीक है, किस टाइप से होती है हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो डायमंड रिंग जो कहलाता है सूर्य का, वो इस टाइप से होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायमंड रिंग के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स आपको ले लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो लगभग दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है अप्रॉक्स, मतलब कि लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ठीक है, ये आपको फिगर में आपको दिख रहा होगा, सूर्य और पृथ्वी उनके बीच में डिस्टेंस। ठीक है, आगे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सूर्य है, इस जो फिगर है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो सबसे बाहरी भाग है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे सेल्सियस आपका टेम्परेचर दिख रहा है। जैसे क्रोमोस्फीयर में आप बढ़ते हैं, क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल इसको कहते हैं अपन, वर्णमंडल बढ़ते हैं तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और उसके केंद्र का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड ये क्रोड का टेम्परेचर होता है, केंद्रीय भाग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे केंद्र बढ़ते हैं, अंदर बढ़ते हैं, इसका टेम्परेचर आपका बढ़ने लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15 मिलियन हो जाता है, इसको बोलते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तारों के जीवन के बाद देखो सूर्य क्या है, एक तारा है। अब सूर्य की जो लाइफ हम बात करें तो वो तो अप्रॉक्स आपका 5 बिलियन वर्ष लगाई जाती है कि 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु है। ठीक है, तो हर तारे की क्या होती है, लगभग कोई ना कोई एक आयु होती है, वो उस जन्म लेता है, उसके बाद उसका जो एंडिंग होता है तो आयु होती है। सूर्य की बात करते हैं तो 5 बिलियन वर्ष का मतलब एक अंदाजा है वैज्ञानिकों द्वारा, 5 बिलियन वर्ष इसकी क्या है, आयु है, उम्र है। और भविष्य में लगभग सूर्य 10⁻11 वर्ष तक का, वैज्ञानिकों का कहना है कि 10⁻11 तक वर्षों तक ये क्या चमकता रहेगा और प्रकाश देता रहेगा।
ठीक है। तो तारों के जीवन की अवधि अनुमानित 10 बिलियन वर्ष लगाई हुई है, 10 अरब वर्ष इन्होंने लगाया हुआ है। तो 5 अरब वर्ष मतलब आयु सूर्य की इन्होंने बताया है। जैसे कि मैंने बोला है आपको कि 10⁻11 अभी बची हुई है, ठीक है, काफ़ी टाइम आपका है। तो मैं तारों के बारे में बात कर रहा हूँ कि सूर्य भी एक तारा है। तो बाकी जो तारे वो किस तरीके से बनते हैं, बिगड़ते हैं, क्या लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल में स्टार्टिंग पॉइंट देखिए आपको दिख रहा है कि नेबुला, फिर प्रोस्टार बनता है, फिर मेन सीक्वेंस बनता है, फिर रेड जाइंट बनता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या स्टार्ट होता है और फिर लास्ट में उसका एंड हो जाता है, ठीक है। श्वेत वामन तारा बन के एंड हो जाता है। तो एक लाइफ साइकिल भी है इनका तारों का, और उसको डिटेल में अपन बाद में भी देखने वाले हैं तारों का किस तरीके से, वाला एक पॉइंट अपन देखेंगे। हाँ, तो दूरी का एक बड़ा मात्रक है पारसेक। तो पारसेक में मतलब कितना होता है, प्रकाश वर्ष होता है 10, ये आपका 3.6 इसमें लिखा हुआ है। एक्चुअल जो वैल्यू होती है 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, वैल्यू पूछ लेते हैं कभी कभार एग्जाम में, ठीक। अब इसमें एक जो फैक्ट्स आपको, सेकंड फैक्ट्स आपको दिख रहा है कि सभी ग्रहों का खुद का क्या वायुमंडल है, लेकिन बुध जो ग्रह है उसके पास कोई भी वायुमंडल नहीं है। अब जो वायुमंडल है वो जो होता है वो क्या है, आपका जो प्रकाश है उसको थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब उस वायुमंडल को भेद के प्रकाश जब अंदर जाता है तो फिर जब लौट के आता है तो उसको थोड़ा कम निकलने देता है, इससे कि थोड़ा बहुत उसमें क्या गर्मी बनी रहती है। तो एक बुध ग्रह है, उसमें कोई प्रकाश ऐसा नहीं, वो मतलब वायुमंडल नहीं है। तो डायरेक्ट आपका क्या है, डायरेक्ट प्रकाश बुध ग्रह की धरती पे पड़ना मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसमें गर्मी रहेगी। तो बुध ग्रह काफ़ी गर्म रहता है, और जब रात हो जाती है तो हम जानते हैं कि भाई जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है, तो उतनी ही ठंडी इसकी रातें होती हैं। तो यहाँ पे जीवन की संभावना बहुत ही कठिन है कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो। हमारे पृथ्वी पर 50 डिग्री सेल्सियस में जीना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ तो ये तो सूर्य के सबसे पास का नज़दीक का ग्रह है, और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में रहेगा, और फिर रात उतनी ही ठंडी, काफ़ी अगर ठंडक हो तो भी हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी समस्या होती है। तो बुध ग्रह पे वैज्ञानिकों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, काफ़ी ठंडे रातें होती हैं, तो यहाँ पे जीवन की संभावना नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट पे बढ़ते हैं, शुक्र और अरुण के बारे में। ये क्या होता है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ है, मतलब क्या है, आप सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। बाकी जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूरब की तरफ मतलब घूमती है, और बाकी ये आपका पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं, ठीक है। तो शुक्र और अरुण है वो क्या है, अपना स्पिन है वो अपोजिट करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं सारे जो ग्रह हैं वो किस तरीके से स्पिन करते हैं, ठीक है। यूरेनस आपका ये लेटा हुआ जो आपका दिख रहा होगा, सैटर्न है आपका, शनि है। तो सारे जो ग्रह हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से आपका रोटेशन है। आप फर्स्ट वाला देख सकते हैं बुध का, फिर आप शुक्र वाला देख सकते हैं, पृथ्वी का देखिए, ठीक है, मंगल का, बृहस्पति का, शनि का देखिए, अरुण का देखिए, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक तो अरुण आपका क्या लेटा हुआ उपग्रह है, और आपका ये शुक्र आपको दिख रहा है सेकंड वाला, उसका जो स्पिन है, जो रोटेशन है वो आप देख सकते हो वो अपोजिट है। बाकी सबका कैसा है, पश्चिम से पूरब की तरफ है, और ये इन दोनों का कैसा होता है, पूरब से पश्चिम की तरफ होता है। उसमें से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जो आपका अरुण है वो देखिए आपको लेटा हुआ है आपका ग्रह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट पे चलते हैं। अगला फैक्ट है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो काफ़ी ज़्यादा लाइन हमने बताई थी, जो फर्स्ट वाला जो आपको चित्र बताया था उस वाले इमेज में मैंने आपको क्लियर किया था कि छोटे छोटे से मतलब क्या है वो लाइन लगी हुई है, पत्थर वगैरह जो थे छोटे छोटे से, उन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो इसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहे होंगे क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो लाइन है आपकी ये, और एक ये लाइन है, ये आपकी क्या, ये क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, जो दो ग्रहों के बीच में, और ऐसे आपको क्षुद्र ग्रह बोल देते हैं इनको, ठीक है। तो ये आपके क्षुद्र ग्रह, और इसमें क्लियर भी किया है कि किन किन ग्रहों के बीच में वो ग्रह देख लेते हैं। देखिए पहला वाला बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, फिर है क्या आपका मंगल, फिर क्या है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, तो 40,000 इन्होंने संख्या बताई है, तो लगभग 40,000 क्या है आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट्स पे जाते हैं अपन। क्षुद्र ग्रह बताया गया था। अगला फैक्ट है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है लगभग आपका बताया था 15 करोड़ किलोमीटर। तो इनके बीच में जो प्रकाश है सूर्य से पृथ्वी के तरफ पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगभग, वैल्यू मतलब इतनी है, इतना समय लगता है कि सूरज से अपना जो है प्रकाश वो पृथ्वी पर पहुंचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है वहाँ पे। सब जो ग्रह हैं उनके पास अपना अपना एक उपग्रह होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पृथ्वी के पास तो खैर एक ही है, बाकी सब आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक एक ही है। और शुक्र और बुध हैं काफ़ी नज़दीक है सूर्य के, तो वहाँ पे दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। अब इस जो फिगर है इसमें आपको दिख रहा था कि किसके क्या क्या आपके उपग्रह थे, आप वापस देख सकते हैं उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी का उपग्रह वो कौन सा है? चंद्रमा। आप इसमें इमेज में देख सकते हैं पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो कौन सा है? चंद्रमा। मैं एक एक करके उनको बताऊंगा। मंगल के पास आपके दो हैं, फाबोस और डीमोस। ठीक है, फाबोस और डीमोस। ठीक, सबसे छोटा उपग्रह आपको इसमें देखा डीमोस, सोलर सिस्टम का पूरा क्या है सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, आपको फिगर में दिखा रहे हैं, चित्र में दिखा रहे हैं डीमोस और फाबोस के आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड, ये सबसे बड़ा है। गैनीमेड ये आपको दिख रहा है चंद्रमा के समान जैसे, तो ये आपका गैनीमेड था। और शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह आपको मिलेंगे, पहले बृहस्पति के पास थे, अब शनि के पास है, जिसमें सबसे बड़ा आपका क्या है? टीट्रॉन। ठीक है, सबसे बड़ा है। और शनि के चारों तस्तरियों और छल्ले, इसको वलय कहते हैं, 7 वलय हैं। ठीक है, वलय मतलब क्या है? धूल के आपके कण होते हैं या छोटे छोटे कण होते हैं जिनमें सूर्य का प्रकाश पड़ते हुए चमकते हैं, तो रिंग बनते हैं वलय। ठीक, तो ये वलय आपको दिख रही है शनि के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरुण के 2 उपग्रह, ठीक है, ट्राइटन और नेरिट। और अरुण में 5 वलय, इस प्रकार से 7 वलय आपकी शनि है, तो अरुण में कितनी है? 5 वलय। ठीक है, ये अरुण आपको दिख रहा है, उपग्रह दिख रहा है नेरिट आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये दूसरा आपका ट्राइटॉन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो हमारा वीडियो तो प्लीज़ इसको दोस्तों अपने अपने जो मित्र हो तो ज़रूर पहुंचाएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।